हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। क्या आप जानते हैं कि इंटरफेज, जिसको हम कभी रेस्टिंग स्टेज मानते थे, वो सेल डिवीजन की मोस्ट एक्टिव स्टेज होती है? और क्या आप जानते हैं कि इंटरफेज के दौरान सेल मैक्सिमम ग्रोथ क्यों करती है? और किस आधार पर इंटरफेज को तीन सब फेजेज में डिवाइड किया जाता है? तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए आज का इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। और शुरू करते हैं माइटोसिस वाले लेक्चर का दूसरा पार्ट। पहले लेक्चर में हमने जो माइटोसिस है उसकी फंडामेंटल के बारे में डिस्कस किया, हमने कर्ण प्लाज्म थ्योरी के बारे में डिस्कस किया, हमने केआई के बारे में डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। उससे पहले माइटोसिस का भी वीडियो है जिसमें हमने तीन फंडामेंटल टाइप के सेल डिविजन्स की हमने बात की है, जिसमें एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस तीनों आते हैं। तो चलिए आज हम माइटोसिस सेकंड का ये जो लेक्चर है वो हम शुरू करते हैं और बात करते हैं सेल साइकिल से। तो अगर हम सेल साइकिल देखें, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा, एक फंडामेंटल सा सेल साइकिल में क्या होता है, सेल के प्रोस्पेक्ट में हम देखें कि ये एक सेल है। इसका ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मटेरियल है। जब ये सेल डिवाइड होगी तो ये ऑब्वियसली क्या है, मैटरनल सेल है। मैटरनल सेल जब ये सेल डिवाइड होगी तो डिवाइड होने से पहले इसके अंदर ग्रोथ होनी जरूरी है। ठीक है, तो उस दौरान ये अपना साइज ग्रो करती है। हालांकि मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी होती है। और हम बार बार कहेंगे न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस का जो साइज है उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो ये जो स्टेज है इसे हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। तो पहले ये ग्रोथ करती है और ग्रोथ करने के बाद जब ये इनफ हो जाती है उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, डिवीजन होता है। डिवीजन होने से ये सेम आकार की दो डॉटर सेल बना लेते हैं। तो ये दोनों में क्या हो गई, डॉटर सेल। डॉटर सेल। चलिए, अब यहाँ पे ये जो ग्रोथ फेज है जिसमें सेल ने ग्रोथ की है, इसी को हम बोलते हैं इंटरफेज। ठीक है, यही इंटरफेज है। अब ये इसे इंटरफेज क्यों है, हालांकि ये बात हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें क्विकली इसको मैं रिमाइंड करता हूँ। देखिए, जब कोई सेल डिवाइड करती है, जैसे ये सेल है, अभी हमने बात की, ठीक है, ये पहले ग्रोथ करेगी, ग्रोथ करके बड़ी होगी, और बड़ी होने के बाद ये सेल डिवाइड होकर के सेम साइज की दो डॉटर सेल बनाएंगी, राइट। अच्छा, अब ये जो डॉटर सेल है ये भी फिर आगे चल करके पहले ग्रोथ करेंगे, बिकॉज अगर इनको डिवीजन करना हो तो इनको भी पहले क्या करना रहेगा, ग्रोथ करना रहेगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो इन्होंने भी ग्रोथ की, इस सेल के बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर ये सेल डिवाइड करेगी, ठीक है, और ये सेल भी डिवाइड करके इक्वल टाइप की सेल्स को जन्म देगी यहाँ पे, ये इसने, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि अगर हम गौर करके देखें तो यहाँ पे दो फेजेस ऑल्टरनेटिवली चल रही है। पहले चल रही है ग्रोथ फेज, फिर चल रही है डिवीजन फेज। थोड़ा सा दूसरा कलर चूज करता हूँ। तो पहले चल रही है ग्रोथ फेज, फिर चल रही है डिवीजन फेज, फिर इस सेल में फिर ग्रोथ फेज है, यहाँ पे आके फिर डिवीजन फेज है। अगर हम यहाँ पे दो डिवीजन फेज की चर्चा करें कि यहाँ पर ये सेल डिवाइड हो रही है और यहाँ पे ये सेल डिवाइड, तो डिवीजन सेल से पहले ये सेल किस में थी, डिवीजन सेल से पहले ग्रोथ में थी, और डिवीजन के बाद किस में थी, ये ग्रोथ में। या फिर ये कहे कि ये जो दो डिवीजन है, कौन सी डिवीजन, ये जो दो डिवीजन फेज है इनके बीच ये सेल क्या कर रही थी, ग्रोथ कर रही थी। तो शुरुआत में साइंटिस्ट ने इन्हें दो डिवीजन फेज के बीच का जो गैप है उसको ग्रोथ फेज, मतलब जो ग्रोथ फेज है उसको साइंटिस्ट ने दो डिवीजन फेज के गैप के रूप में आइडेंटिफाई किया, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया इंटरफेज। इंटर का मतलब बीच में, इन्हीं दो चीजों के बीच में जो आती है उसे हम इंटरफेज बोलते हैं। और ये जो इंटरफेज है ये ही क्या है, ग्रोथ फेज है। ठीक है, समझ में आ गया।
क्लियर है, बहुत आसान है। तो दो डिवीजन फेज के बीच की जो फेज है वो इंटरफेज है। और हमने लास्ट लेक्चर में चर्चा की थी कि जब भी साइंटिस्ट देखते थे इसको इंटरफेज को, इंटरफेज के अंदर कोई भी माइक्रोस्कोपिक चेंजेस नहीं होते। नो, नो माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, कोई माइक्रोस्कोपिक चेंजेस नहीं होते। क्यों नहीं होते? बिकॉज इस दौरान जो चेंजेस होते हैं वो क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन को माइक्रोस्कोप से या फिर हम किसी भी तरीके से नहीं दे सकते। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन भी हम माइक्रोस्कोप से या फिर नंगी आंखों से नहीं दे सकते। और ट्रांसलेशन, ये भी हम नहीं देख सकते। तो मेजरली जो तीन इवेंट है ये नॉन माइक्रोस्कोपिक है। इसलिए जब भी हम सेल को देखेंगे, सेल हमें जैसी है वैसी ही दिखाई देगी, जस्ट सेल का साइज बढ़ता हुआ दिखेगा। क्यों दिखेगा वो हम आगे अभी हम डिस्कस करेंगे, राइट। लेकिन जो डिवीजन फेज है, डिवीजन फेज को हम बहुत आसानी से अलग तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बिकॉज डिवीजन फेज जो है, यहां पे मैं लिखता हूं, डिवीजन फेज जो है उसके सारे के सारे चेंजेस माइक्रोस्कोपिक होते हैं। यानी माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। अब कहेंगे आपको कौन से दिखते हैं सर? हम डिवीजन फेज में क्या थे? डिवीजन फेज का मतलब क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज में हम देखते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो रही है, क्रोमोसोम कंडेंस होता हुआ हमें दिखाई देता है, क्रोमोसोम की मूवमेंट हमें दिखाई देती है, स्पिंडल का अरेंजमेंट हमें दिखाई देता है, क्रोमोसोम्स वापस पोल्स की तरफ खींचते हुए हमें दिखाई देते हैं। ये सारे भी चेंजेस हैं, ये सारे वो चेंजेस हैं जो माइक्रोस्कोपिक इन नेचर है। ठीक है, इसलिए जो डिवीजन फेज है वो क्लियर कट विजिबल चेंजेस वाली है, और इंटरफेज जो है वो नॉन विजिबल जो चेंजेस वाली है। इसलिए जब भी साइंटिस्ट ने शुरू में देखा, उन्होंने हमेशा ये देखा कि सेल अभी डिवाइड कर रही थी और अब बहुत देर तक कुछ नहीं हो रहा, फिर सेल डिवाइड कर रही है, और उन्होंने ऐसा मान लिया कि जो इंटरफेज है, उन्होंने एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन मान ली और इसे मान लिया रेस्टिंग फेज। उन्होंने रेस्टिंग फेज माने। लेकिन क्या ये रेस्टिंग फेज है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? बिकॉज अभी हमने कहा कि इंटरफेज में तो इतने बड़े लेवल के मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, जिस फेज में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन चल रहा हो, यानी किसी सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन या जेनेटिक मटेरियल अवेलेबल है उसका रेप्लिकेशन चल रहा हो, ट्रांसक्रिप्शन चल रहा हो, तो वो स्टेज रेस्टिंग कैसे हो सकती है? एक्चुअली ये मोस्ट एक्टिव स्टेज होती है। बिकॉज मेटाबॉलिकली इस दौरान इसकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव, ये मोस्ट एक्टिव स्टेज है इंटरफेज। क्लियर है इंटरफेज के बारे में? चलिए, अब मैं थोड़ा सा आगे इसके सेल साइकिल की चर्चा करता हूं। अब आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल, देखिए सेल में अभी हमने कहा कि सेल ग्रोथ फेज करती है, उसके बाद डिवीजन फेज करती है, फिर ग्रोथ फेज करती है, फिर डिवीजन करती है, फिर ग्रोथ करती है, फिर डिवीजन करती है। ठीक है, ये एक मोटा मोटी साइकिल है। चलिए, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। अब सेल कितना टाइम किस में स्पेंड करती है, ये बात भी यहाँ पे जाननी जरूरी है। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा वैसे बना रहा हूँ। ठीक है, दो कलर में यहाँ पे यूज करूँगा। ग्रोथ जो है, सेल मैक्सिमम टाइम पीरियड में ग्रोथ करती है। ये इतना ग्रोथ का, और दूसरा एक कॉन्ट्रास्टिंग कलर लेता हूँ। महज इतना टाइम सेल स्पेंड करती है डिवीजन। इसको थोड़ा सा मैं और क्लियर कर रहा हूँ। ये डिवीजन है और ये है ग्रोथ फेज। ठीक है, ये डिवीजन फेज है। ठीक है, क्लियर है? अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना डिफरेंस है। चलिए, अब यहाँ पे ये जो ग्रोथ और जो डिवीजन के बीच, अब देखिए ग्रोथ फेज में कौन कौन से अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ग्रोथ फेज के अंदर तीन सब स्टेजेस पाई जाती है। कौन कौन सी? इसमें मैं अभी लिख देता हूँ। सबसे पहली होगी जीवन, यहाँ तक।
उसके बाद यहाँ से यहाँ तक चलेगी एस फेज और एस से आगे चलेगी G2 फेज। ये 3 सब स्टेजेस ग्रोथ फेज में मिलेंगी। और ये जो डिवीजन फेज है, डिवीजन फेज जो है, डिवीजन फेज के भी 4 होंगे। सबसे पहले होगा प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टेलोफेज। तो मैं इधर से लिख देता हूँ, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, ये 4 इस तरह से डिवीजन है। तो कुल मिलाकर के सेल साइकिल के अंदर इस तरह से डिवीजन है कि सेल साइकिल जो है, जो सेल साइकिल है, इसको मैं थोड़ा सा और ब्रीफली लास्ट में डिस्क्राइब कर देता हूँ। पहले होगी ग्रोथ, और जो ग्रोथ फेज है इसमें हमने G1, S और G2 में बांटा। ठीक है, और ये जो डिवीजन है इसको हमने 4 सब फेजेज में बांटा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, अब कौन कितना किसमें टाइम स्पेंड करता है, अब एक यहाँ पे एक बात जाननी जरूरी है। अगर हम मान लें, सपोज करें, जो सेल साइकिल है वो टोटल है 24 घंटे का, इस बात को समझना जरूरी है, यहाँ पे 24 आवर्स का है। तो गौर करने की बात है कि सेल जो है अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो ग्रोथ में स्पेंड करती है। तो उसकी जो ग्रोथ फेज होगी वो लगभग लगभग 23 घंटे चलेगी। और जो डिवीजन फेज है इट इज वेरी वेरी क्विक। डिवीजन फेज जो कि हमें लगती है कि अभी मैंने कहा ना कि ये विजिबल चेंजेस है, ये केवल 1 घंटे के लिए हमें दिखाई देती है, तो ये रहेगी 1 घंटे की, और बाकी 23 घंटे। तो साइंटिस्ट का भी कोई दोष नहीं था वैसे देखे तो शुरुआती, बिकॉज उन्होंने देखा कि 1 घंटे में तो विजिबल चेंजेस होते हैं, बाकी 23 घंटे में कुछ नहीं होता। फिर बीच में 1 घंटे में कुछ विजिबल चेंजेस होकर सेल डिवाइड हो जाती है, फिर 23 घंटे फिर कुछ नहीं होता। तो नो डाउट कोई भी ऐसा ही मान लेगा कि रेस्टिंग फेज होगी, लेकिन एक्चुअली जैसा कि मैंने कहा इट इज वेरी मेटाबॉलिकली एक्टिव। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए अब इंटरफेज के दौरान क्या क्या होते हैं ये हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरफेज। इंटरफेज थोड़ा सा मैं फास्टली चलूंगा बिकॉज फंडामेंटली मैं बहुत कुछ इसके बारे में बता चुका हूं, पहले कह चुका हूं। दो दो डिवीजन के बीच की है तो इसको हम मिडल फेज भी बोल सकते हैं। मिडल फेज बीच की अवस्था है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि इंटरफेज में सेल क्या करती है, ग्रोथ करती है, सेल की ग्रोथ होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम बता चुके हैं, नॉन माइक्रोस्कोपिक चेंजेस होते हैं, नॉन माइक्रोस्कोपिक चेंजेस होते हैं, इसलिए हमें कुछ दिखाई इसमें नहीं देता। ठीक है, ये हो गया इंटर। अब देखिए इंटरफेज को क्लासिफाई करने के, अब इंटरफेज को फॉर द ईज ऑफ स्टडी होवर्थ और प्लैंक दो साइंटिस्ट हुए, होवर्थ एंड प्लैंक। इन्होंने इंटरफेज को फर्दर स्टडी के लिए 3 सब फेज में बांट दिया, इंटरफेज को डिवाइड किया 3 में। कौन कौन सी, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहली जो स्टेज है वो है G1 अवस्था, फिर है S और फिर तीसरी है G2। G1 को हम इसलिए बोलते हैं, ये इसका नाम है गैप फेज फर्स्ट। इसका नाम सिंथेसिस फेज है। क्यों इसका नाम गैप फेज है, क्यों इसको सिंथेसिस कहते हैं, ये हम बाद में चर्चा करेंगे। और यहाँ पे है गैप फेज सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं G1 फेज की। चलिए, G1 फेज या फिर गैप 1 फेज। जैसा कि हमने कहा कि इंटरफेज में क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो ये जो इंटरफेज में होने वाली ग्रोथ है, जितनी भी सेल ग्रोथ करेगी, मैक्सिमम जो ग्रोथ जो शो करनी है इंटरफेज में, मैक्सिमम ऑफ इंटरफेज ग्रोथ जो वो यही हो जाएगी। ग्रोथ टेक्स प्लेस इन G1, इसी अवस्था में हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, लगभग लगभग 85% जो ग्रोथ सेल की होनी थी, जितनी भी होनी थी,
उसका 85% ग्रोथ जीवन में हो जाएगी। ठीक है, इसका कारण क्या है कि तो ऐसा क्यों होता है? जैसा कि मैंने पहले भी कहा, देखिए मैंने आपको पहले कहा था कि इंटरफेज में इंटरफेज इज द मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज, इसलिए इसमें क्या होता है, रेप्लिकेशन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो जीन्स है उनके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए के ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनेंगे। तो सेल के अंदर जितनी भी आगे चलकर जिन जिन प्रोटीन की आवश्यकता होगी, अब आगे कहाँ जाएंगी, सेल डिवाइड करने जाएगी, बिकॉज इंटरफेज के बाद जीवन के बाद एस आएगा, एस के बाद G2 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, डिवीजन आएगा। तो आगे चलकर जिन जिन प्रोटीन की जिन जिन प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है वो सारे प्रोटीन यहीं बनेंगे। और जब प्रोटीन बनेंगे तो सेल की रिक्वायरमेंट के लिए जितने भी प्रोटीन बनेंगे, तो प्रोटीन दो काम करते हैं, या तो प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है कि उस सेल की संरचना में पार्टिसिपेट करेगा, जैसे कि एक्टिन, ट्यूबुलिन, ये सारे प्रोटीन हो गए। इसके अलावा प्रोटीन क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो कुल मिलाकर के नए नए प्रोटीन बनने से, जीन एक्सप्रेशन के होने से नए नए एंजाइम्स बनेंगे, और एंजाइम्स होने से सेल के अंदर मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगी, और जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, इसमें क्या होगा, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस जो है अमाउंट की स्पेलिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है। सेल शोज मैक्सिमम ग्रोथ, सेल के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ इसमें होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जीवन के बाद ग्रोथ रुक जाएगी, ये ग्रोथ चलेगी, लेकिन 85% ही होगी, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलकर मैं एक G0 स्टेज की बात करूंगा। अब आगे हम चलते हैं एस फेज। यहाँ पे एस फेज को समझना बहुत जरूरी है। देखिए एस फेज को हमने पहले ही कहा, इसे हम सिंथेसिस फेज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉप बात है कि इसे हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है, ठीक है। और डीएनए सिंथेसिस यानी क्या हो गया, रेप्लिकेशन। यहाँ पर डीएनए का क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, और रेप्लिकेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा ये क्यों होता है, देखिए सीधी सी बात है, ये सेल आगे चल करके दो डॉटर सेल बनाएंगे। दोनों डॉटर सेल को, कोई भी मैटरनल सेल ये चाहती है कि अपनी दोनों ऑफस्प्रिंग को, दोनों डॉटर सेल को मैं इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए उनको दूं, इसलिए उसके पास जितना भी डीएनए होता है उसको वो जस्ट डबल करती हैं, और जस्ट डबल करके आधा आधा अपनी डॉटर सेल में बांटती है। अगर ये एस फेज ना हो तो क्या सेल आगे चल करके डॉटर सेल्स को अपना डीएनए डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है इक्वली, नॉट पॉसिबल। इसलिए एस फेज का होना अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है। आगे हम थोड़ा सा जब अपन सेल साइकिल पढ़ेंगे या फिर जब इसके रेगुलेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एस फेज अपने आप में एक बहुत बड़ा चेक पॉइंट होता है सेल साइकिल का। कोई भी सेल आगे मूव करेगी, सेल साइकिल में आगे जाएगी कि नहीं जाएगी, ये जीवन से जो सेल जब एस में एंटर करती है, जीवन टू एस जो ट्रांजिशन है, ये सबसे महत्वपूर्ण ट्रांजिशन होता है। खैर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस होगा, और डीएनए सिंथेसिस से डीएनए रेप्लिकेशन होगा। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था उस बात को मैं थोड़ी सी आगे बढ़ाता हूँ। देखिए जैसे कि मैंने कहा कि ये एक सेल है, ह्यूमन की बात कर लेते हैं, क्रोमेटिन है, ये 2n है, और 46 क्रोमोसोम इसमें, इस बात को ध्यान से समझिए। और इस न्यूक्लियस के अंदर जो अमाउंट ऑफ डीएनए है, डीएनए जो है वो हम मान लेते हैं कि 15 पिकोग्राम डीएनए जो वेट है, राइट। और जब ये सेल इंटरफेज में से होकर के गुजरेगी तो नो डाउट जीवन आएगा, एस आएगा और G2 आएगा। तो एस फेज में क्या होगा, अभी हम पढ़ रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। और जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो ग्रोथ के बाद, चलो ये सेल तो ग्रोथ कर जाएगी, कोई बात नहीं, इसके न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होगा वो तो रेप्लिकेशन से तो एक स्ट्रैंड से दो स्ट्रैंड बनते हैं। अब यहाँ पे गौर करने लायक बात क्या है कि सेल अभी भी 46 ही है, गुणसूत्र कितने, 46 गुणसूत्र है, 2n है, लेकिन यहाँ पे जो डीएनए है वो बन गया कितना, 30 पिकोग्राम। अब ये कहानी हमें समझनी है, इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा, अगर इसके पास डबल नहीं होगा तो ये अपनी डॉटर सेल को इक्वली कैसे देगी। ठीक है, ये भी क्या होगा, बिकॉज हम माइटोसिस पढ़ रहे हैं, और माइटोसिस में समसूत्री होता है, तो गुणसूत्रों की संख्या बराबर रहती है,
46 गुणसूत्र थे, 46 ही है, लेकिन यहाँ पे वापस 15 पिकोग्राम और यहाँ पर भी 15 पिकोग्राम। अब ये सेल आगे चल के डिवाइड करेगी, यहाँ पे फिर क्या होगी, इंटरफेज आएगी, इंटरफेज में इसके भी एस फेज होगी, फिर ये 15 से 30 कर लेगी, यानी अपना डीएनए डबल कर रही है। और होना जरूरी है, बिकॉज डीएनए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट फॉर एनी सेल। अब एक्चुअली क्रोमोसोम लेवल पे क्या हुआ है ये समझने की बात है, तो इसे थोड़ा गौर से समझिए, कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है, एक्चुअली ये सारी जान जो है मियोसिस और माइटोसिस के बीच का जो डिफरेंस है यहीं पे क्लियर होगा, ये बात आगे भी बहुत आएगी। देखिए मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये क्रोमोसोम है, चलिए ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में ये काइनेटोकोर हो गए और ये डीएनए का एक फिलामेंट पड़ा है, राइट। कोई सा भी गुणसूत्र मान सकते हैं, एक क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ऐसे 46 गुणसूत्र, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये एस फेज से होकर के गुजरेगा, जब डीएनए रेप्लिकेशन होंगे, तो ये इसकी जो स्थिति है वो कैसी होगी, ये काइनेटोकोर है, अब देखिए यहाँ पर क्रोमोसोम एक है और क्रोमोनिमा, क्रोमोनिमा यानी डीएनए फाइबर, ये कितना है, एक है, क्लियर है। यहाँ पर क्रोमोसोम एक है, लेकिन इस क्रोमोसोम में क्रोमोनिमा शॉर्ट में लिखा मैंने, ये कितने हैं, दो है, जस्ट अमाउंट क्या हो गया, डबल हो गया। इससे क्या होगा, जब ये डिवीजन फेज में आएगी, अब यहाँ पर इस दौरान इसकी ये स्थिति है, जस्ट डबल है, लेकिन यहाँ पर गुणसूत्र का विपाटन होना है, फटना है गुणसूत्र को, तो होगा क्या, ये जो दोनों ऐसा होगा, थोड़ा सा गौर फरमाइए, आपने इस तरह के डायग्राम देखे होंगे। अब यहाँ पे जब क्या होता है कि एक एक क्रोमोनिमा जब गुणसूत्र लंबाई में ऐसे इस तरह से आड़ा आड़ा जब दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो ये जो ऊपर वाला हाफ है लंबाई में, इसे हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड हाफ पार्ट। तो यहाँ पर एक गुणसूत्र है, एक क्रोमोनिमा है और एक क्रोमेटिड है। यहाँ पर एक क्रोमोसोम है, दो क्रोमोनिमा है, लेकिन अभी भी क्रोमेटिड नहीं है, बिकॉज क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पर जब डिवीजन आएगा, डिवीजन फेज की बात कर रहा हूँ, आगे हम माइटोसिस में पढ़ेंगे इसी बात को, यहाँ पर दोनों क्रोमेटिड सेपरेट हो गए और क्रोमेटिड सेपरेट होकर के ये आधा उधर इस डॉटर सेल में चला जाएगा और नीचे वाला आधा इधर में, ठीक है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। चलिए ये हो गया एस फेज, ठीक है। तो एस फेज के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस कर ली है। तो एस फेज में पहला जो पॉइंट है वो है डीएनए रेप्लिकेशन का, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये क्या होता है, न्यूक्लियर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेशन। ये बात हमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात के तौर पे हमें अलग से नोट करनी है। देखिए ऐसा क्यों है, हम जानते हैं कि कोई भी सेल है उसमें तीन जगह डीएनए होता है मोस्टली, या फिर ब्रॉडली हम दो कर सकते हैं, एक न्यूक्लियर डीएनए जो न्यूक्लियस में होता है, बाकी साइटोप्लाज्मिक जिसमें क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखने की बात है कि एस फेज में हमेशा न्यूक्लियर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, लेकिन नॉट साइटोप्लाज्मिक डीएनए। साइटोप्लाज्मिक डीएनए जो है उनका रेप्लिकेशन सेल साइकिल की किसी भी अवस्था में हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ आगे अलग से लिख देता हूँ, साइटोप्लाज्मिक डीएनए जो कि क्लोरोप्लास्टल डीएनए हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, सेंट्रोमेरिक डीएनए हो सकता है, सेंट्रियोलर डीएनए हो सकता है। डीएनए कैन रेप्लिकेट इन एनी सेल साइकिल स्टेज। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है, ये बात इंपॉर्टेंट है, साइटोप्लाज्मिक डीएनए कैन रेप्लिकेट एट एनी साइकिल स्टेज, लेकिन न्यूक्लियर डीएनए विल ऑलवेज रेप्लिकेट इन एस फेज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मान लो आपसे कोई कहे, क्वेश्चन पूछ ले कि क्लोरोप्लास्ट, मान लो ये पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, और ये कहे कि क्लोरोप्लास्टल डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में हो गया, गलत है या सही? अब आप कहेंगे नहीं, क्लोरोप्लास्टल का तो कहीं पे भी हो सकता है। हाँ, तो बिल्कुल कहीं पे भी हो सकता है। इसका मतलब क्या एस फेज में नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है।
तो क्लोरोप्लास्ट डीएनए का सिंथेसिस अगर एस फेज में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर हम कहें कि न्यूक्लियर डीएनए का रेप्लिकेशन है वो G2 में हो गया, पॉसिबल नहीं है। लेकिन साइटोप्लाज्मिक डीएनए जीवन में हो सकता है, G2 में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, इसलिए एस फेज के अंदर साइटोप्लाज्मिक डीएनए का रेप्लिकेशन अगर हो रहा है तो वो भी इक्वली राइट है, बिकॉज हो तो सकता ही है, राइट। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी बात, अब हम जनरली ये मानते हैं कि एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक्चुअली इससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली हम ये मानते हैं कि एस फेज में कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता, लेकिन बिकॉज डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, इसलिए डीएनए जब रेप्लिकेट होगा, जब डीएनए एक स्ट्रैंड से 2 स्ट्रैंड बनेंगे, तो डीएनए से एसोसिएटेड जितने भी प्रोटीन्स हैं वो भी तो उनके साथ चाहिए होंगे, इसलिए हिस्टोन प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो यहाँ होता है। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ हुआ, अभी हमने पढ़ा जीवन में, और बाकी बचा खुचा कहाँ होता है, G2 में। तो प्रोटीन सिंथेसिस ऑलमोस्ट G1 और G2 में ही होता है, लेकिन एस फेज में नहीं होता। लेकिन एक्सेप्शनली हिस्टोन प्रोटीन्स है, उनका सिंथेसिस कहाँ होता है, एस फेज में, बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट कहाँ है, इसी फेज में। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ होगा, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ होगा। ये बात ध्यान रखने की बात है। ठीक है, तो एट द एंड क्या रहेगा कि यहाँ पर एक जो क्रोमोसोम था, एक क्रोमेटिड वाला गुणसूत्र था, ठीक है, वो एस फेज से गुजरने के बाद 2 क्रोमेटिड वाला हो जाएगा। ठीक है, 1 क्रोमेटिड क्यों, बिकॉज सिंगल डीएनए ही है, एस फेज से गुजरने के बाद कितना कितना डीएनए हो गया, 2 डीएनए। ये बात आगे हम बहुत बार यूज लेंगे। चलिए अंतिम फेज के बारे में हम बात करते हैं। G2 फेज, G2 फेज जल्दी जल्दी बात करता हूं। G2 फेज के बारे में बात, इसे हम सेकंड गैप फेज बोलते हैं, सेकंड गैप फेज। अब देखिए ये एस के बाद होने वाली अवस्था है, इसलिए क्या होगा, ये बिल्कुल डिवीजन फेज से जस्ट पहले है, इसलिए सेल साइकिल में जो अंतिम लेवल की जो तैयारी है, एक्चुअली एक बात यहाँ पे एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, वास्तव में इंटरफेज रेस्टिंग स्टेज नहीं है। वास्तव में इंटरफेज आगे चलकर 1 घंटे के अंदर होने वाली जो डिवीजन फेज है, बिकॉज इंटरफेज में तो 23 घंटा लग रहा है, 1 घंटा डिवीजन फेज में होगा, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट स्टेज है कि 1 घंटे की डिवीजन फेज प्रिसाइजली सही तरीके से ढंग से 1 घंटे में क्विकली हो जाए, इसके लिए 23 घंटे की तैयारी सेल को करनी होती है। तो वास्तव में इंटरफेज रेस्टिंग स्टेज नहीं होकर एक प्रिपरेटरी स्टेज है, जिसमें सेल आगे होने वाले डिवीजन की तैयारियां करती हैं, और तैयारियां बहुत टाइम लगाती हैं। इसको हम थोड़ा सा एक अलग से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे घर पे शादी होती है, घर में शादी जब होती है तो हम सब जानते हैं कि शादी तो एक दिन में खत्म हो जाती है, लेकिन तैयारियों में महीनों लग जाते हैं। तो ठीक इसी तरह सेल डिवीजन को हम इस तरह से हम देख सकते हैं, इसलिए जो बड़ी बड़ी तैयारियां हम बहुत पहले कर लेते हैं, फिर बीच में छोटी लेवल की तैयारियां, और जो एकदम लास्ट मोमेंट की जो प्रिपरेशन है वो हम लास्ट मोमेंट पे करते हैं। तो ठीक ऐसा ही एक मोमेंट G2 फेज हम कहेंगे, इसमें लास्ट मोमेंट तैयारियां होंगी, इसमें वो प्रोटीन्स बनेंगे, वो तैयारियां होंगी जो बस आगे चल करके जो डिवीजन फेज आने वाला है उसमें जो काम आएंगे। ठीक है। तो पहली चीज क्या है, सेल ऑर्गेनल्स जो हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स बढ़ेंगे, नंबर बढ़ेंगे। ठीक है। दूसरी बात, लास्ट मोमेंट जो प्रिपरेशन है वो यहां होंगी। टेक्स प्लेस लास्ट मोमेंट में क्या होता है, जैसे जैसे मैं कहूं कि आगे चलकर स्टोरेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का स्टोरेज यहां होगा, एटीपी का स्टोरेज यहां होगा, बिकॉज आगे चल करके बहुत सारी एनर्जी चाहिए। इसके अलावा हमने पहले ही कहा था एक्टिन, ट्यूबुलिन, ये जो प्रोटीन है, बिकॉज आगे चल के स्पिंडल फाइबर चाहिए ना, इनका सिंथेसिस अब यहाँ होगा। जो शुरुआती लेवल का सिंथेसिस था वो वहां हो गया जीवन में,
हिस्टोन का एस ने अपने एस में करवा लिया, यहां जो बचा कुछ है वो सारा इसमें हो, ठीक है। और इसके बाद में जो डिवीजन होता है, अब यहां पे इसके बाद क्या होगा? डिवीजन फेज। डिवीजन फेज को हम एम फेज भी बोलते हैं, ठीक है। माइटोटिक फेज, एम फेज बोले तो माइटोटिक फेज। जैसे मैंने कहा ये मिनिमम ड्यूरेशन की फेज है, हमने पहले ही कह चुके हैं मिनिमम ड्यूरेशन फेज, और हम लगभग कैलकुलेट पहले ही कर चुके हैं, लगभग ये कितनी भी हो 1 घंटे के अंदर होने वाली फेज। अगर हम ओवरऑल कैलकुलेशन करें, जैसे मैंने कहा 24 घंटे का सेल साइकिल माना, तो हमने एम फेज को 1 घंटा दे दिया पहले, बाकी इंटरफेज को दिया 23 घंटा। रफ कैलकुलेशन है, रेशियो लगभग यही रहता है। इसमें भी इन 23 घंटों में भी अगर हम डिवाइड करें तो इसमें भी आधा टाइम 12 घंटे जो है वो लगाती है जीवन, ठीक है। 6 घंटे से लेकर 8 घंटे तक का टाइम लग जाता है एस में, और लगभग 3 से 5 घंटे का टाइम लग जाता है G2 में। तो ये इस तरह से इसी रेशियो में सारा मामला चलता है, ठीक है। अब एक चीज जो यहाँ पे बात रह गई, जो पॉइंट था, इसे हम बोलते हैं G0 फेज। ये G0 फेज क्या है? देखिए, अगर सेल साइकिल को रुकना हो, ठीक है, कोई सेल डिवाइड हो रही है कंटिन्यूअसली, अगर वो रुकना चाहती है, सेल साइकिल को स्टॉप करना है, तो सेल साइकिल को अगर रुकना हो तो कोई भी सेल केवल एक ही अवस्था है जिसमें अपने आप को ये डिक्लेयर कर सकती है कि मैं थक गई हूं, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, वो है जीवन। और जब जीवन रुक जाती है, जीवन जब रुक जाता है तो जीवन G0 हो जाता है, ठीक है। इस बात को मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। हम मान रहे हैं कि सेल जीवन, ठीक है, अभी अभी जो हमने पढ़ा, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि सर जीवन आया, फिर एस आई, G2 आया, G2 में फिर में एम आया, एम में बहुत सारी चीजें हुई, एनाफेज, प्रोफेज, टेलोफेज, ये कंटिन्यूअसली सेल चल रही। लेकिन यहाँ पर ये जो सेल है, ये यहाँ पे कहते हैं कि नहीं मुझे अब आगे नहीं जाना, इसलिए मैंने पहले ही कहा था आपको एस फेज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन होता है, ये जो चेक पॉइंट है, ठीक है। कोई भी सेल जब एस में एंटर होती है तो सेल साइकिल के अंदर ऐसी मशीनरी होती है कि सेल से बार बार पूछा जाता है कि वास्तव में तेरे को डिवाइड करना है क्या? अगर डिवाइड करना है तो आगे जा, बिकॉज एस फेज अगर क्रॉस कर गई तो कोई भी सेल किसी भी कंडीशन में बीच में रास्ते में नहीं रुक पाएगी। इस बात को गौर करिएगा। अगर सेल ने एस फेज क्रॉस कर लिया, यानी जीवन से एस में आने से पहले उससे 5 बार पूछा गया कि इफ यू आर रियली विलिंग टू प्रोसीड, अगर सेल ने कहा यस आई एम रियली विलिंग, मुझे वास्तव में करना है, तभी सेल आगे जाती है। और अगर बीच में कह दे तो बीच में सेल नहीं रुक पाती, और फिर भी अगर रुके तो सेल को अपने आप आत्महत्या करने की अनुमति नहीं, उसके अंदर एपोप्टोसिस हो जाता है, ये हम आगे कभी पढ़ेंगे। लेकिन अगर यहाँ रुकना हो तो सेल को कहता है कि ठीक है तेरी गाड़ी साइड में लगा ले अब तू, और इस अवस्था में जो रुका हुआ सेल साइकिल है उसे हम क्या बोलते हैं? G0 सेल। अब ये कहाँ होता है? प्लांट्स में। हम सब जानते हैं प्लांट्स के अंदर जो टिप पार्ट है, टिप मेरिस्टेम जिसको अपन बोलते हैं, मेरिस्टेम, यहाँ पर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। तो ये क्या करती है? ये एक सेल है मेरिस्टेमेटिक सेल, ये डिवाइड होती है, एक से कितने बनाएंगी? 2। इसमें से जो एक एक जो सेल है ये परमानेंट टिश्यू का पार्ट बन जाती है, बिकॉज ये आगे ग्रोथ करती रहेगी, ठीक है, ये फिर ग्रोथ कर लेगी, तो यहाँ से नीचे सेल है, ये नीचे परमानेंट टिश्यू का पार्ट बना लेगी, लेकिन मेरिस्टेम हमेशा ऊपर रहेगा। ये जो सेल है ये कंटिन्यूअसली ग्रोथ करेगी, फिर इससे कितनी सेल बनेगी? 2 सेल बनेगी, ये एक मेरिस्टेमेटिक पार्ट बना लेंगे, लेकिन ये सेल चलती रहेगी। इसलिए जो परमानेंट टिश्यू में जा रही हैं, तो परमानेंट जब टिश्यू में जब सेल जाएंगी तो वो किस में चली जाएंगी? अब परमानेंट टिश्यू में अगर सेल जा रही है इसका मतलब इसको सेल साइकिल रोकना पड़ेगा, और रोकना पड़ेगा इसका मतलब वो किस में चली जाएंगी? जीवन से किधर चली जाएंगी? 0 में। यानी जो भी सेल स्थायी ऊतक का भाग बनती है, जो आगे अब डिवीजन नहीं करेगा, वो जीवन में अपना सेल साइकिल रोक लेती है और प्लांट्स के अंदर परमानेंट टिश्यू बनाती है। और जो सेल कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते हैं वो अपना सेल साइकिल नहीं रोकती, ठीक है। इसलिए कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलता चला जाता है। और जब भी प्लांट को इंजरी होती है, टूट फूट होती है, तो जहां पर वहां पर जो परमानेंट टिश्यूज की जो सेल्स हैं, वहां पर जब इंजरी होती है तो ये जो G0 सेल की स्टेज है, ये वापस किस में आ जाती है? जीवन में आकर के वहां डिवाइड शुरू कर देती है और उस घाव को वापस
भर देती है। तो ये था G0 फेज के बारे में, ठीक है? तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, लास्ट में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, G1 से यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन है, तो कोई भी सेल अगर डीएनए रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करना चाहती है, यानी उसे एस फेज में जाना है, तो ही वो सेल आगे बढ़ती है। और एस फेज में जाना अपने आप में सेल का एक डिसीजन माना जाता है कि हाँ, ये सेल वास्तव में डिवाइड करना चाहती है, ठीक है? तो होपफुली आपको इंटरफेस से रिलेटेड ये डिटेल्ड वीडियो समझ में आया होगा। इसमें हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें चर्चा की हैं। आगे जो लेक्चर होगा हमारा माइटोसिस थर्ड, उसमें हम डिवीजन फेज पे के बारे में बात करेंगे और डिवीजन फेज में किस तरह से क्या-क्या इवेंट्स प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में कौन-कौन सी डिटेल्स इवेंट होती हैं, उनके बारे में जानते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया, अगर कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट मुझे कर सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आदि करने के लिए आप फ्री हैं। थैंक्स अ लॉट।